स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एनटीएस टेस्ट ऑफ गेट नेट सेट देयर आर क्वेश्चंस ऑफ वोकैबुलरी इन डिफरेंट फॉर्म, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्बल एनालॉजी एंड सेंटेंस कंप्लीशन। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं वर्बल एनालॉजी से। द वर्ड्स आर गिवन इन पेयर्स। Words given है, we need to find the meaning of these words and we also need to find out the relationship between these words। हमें इन और इस रिलेशनशिप की बेस पे, रिलेशनशिप और मीनिंग दोनों की ही बेस पे we have to choose the correct option। करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि वी हैव टू यूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, दे कैन बी करेक्ट, दे कैन मेक सेंस, but we have to choose the best answer। That's why we need to learn all given options। 4 और 5 options are given in this test और हमें इन तमाम options को बहुत केयरफुली लर्न करना, उनको समझना जरूरी इसलिए है कि हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस बात को समझना और जानना जरूरी है कि दूसरी ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकती हैं, वो सही सेंस देती हैं, बट वी आर रिक्वायर्ड टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। बहुत ही आसानी से किसी भी वीडियो में क्वेश्चन और उसकी गिवन ऑप्शन में सही ऑप्शन को टिक करते हुए दिखाया जा सकता है और मैं भी दिखा सकता हूँ। आई यूज टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड आंसर एंड द रीजन बिहाइंड टू चूज द करेक्ट आंसर। तो वर्ड्स के मीनिंग्स का पता चलेगा, इससे हमारी वोकैबुलरी में भी एडिशन होती है। जब हम उसकी रीजन को समझते हैं, उसकी लॉजिक को समझते हैं, इट इज टाइम टेकिंग, बट इट इज वर्थ ऑफ टाइम टेकिंग। अगर आपको ये टाइम टेकिंग लगता है कि इसको समझने में आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो यकीन रखें कि इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज वर्थ ऑफ टाइम। ये जब हम इस वे में लर्न करते हैं, एक तो हमें याद रखने में आसानी है, सेकेंडली हमारी वोकैबुलरी, हमारे स्ट्रक्चर, हमारी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में इजाफा होता है, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर वर्ड्स आयरन, ब्लैकस्मिथ। मीनिंग एंड रिलेशनशिप, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है कि आयरन एंड ब्लैकस्मिथ, बिकॉज ब्लैकस्मिथ इज द पर्सन हु वर्क्स विद आयरन, लोहा और लोहार। तो आइए इसकी ऑप्शंस देखिए। कॉटन एंड क्लॉथ, फूड गौरमेट, क्ले पॉटर, सिल्वर माइनर, गोल्ड माइजर। कोई ऑप्शन ऐसी नहीं है कि जिसका मीनिंग बहुत मुश्किल हो। कॉटन क्लॉथ मीन क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन, फूड गौरमे, गौरमे मीन फूड ऑफ हाई क्वालिटी एंड एक्साइटमेंट, क्ले पॉटर, क्ले वो मट्टी है जिससे के बर्तन बनाए जाते हैं, एंड पॉटर इज द पर्सन हु डू दिस वर्क। सिल्वर एंड माइनर, सिल्वर माइनर मीन के उसमें काम करने वाले, माइन करने वाले, डिग करने वाले। Gold and miser, gold and miser mean miser is also the person, but miser does not work with gold, he may collect gold। के miser वो person हो सकता है जो कि gold collect करता हो, but वो gold के साथ काम नहीं करता। अगर gold और goldsmith लिखा जाता तो हम ये समझ सकते थे कि ये कॉम्बिनेशन सेम हो सकता है जो कि आयरन और ब्लैकस्मिथ में है। तो गोल्ड और माइजर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, इनका रिलेशनशिप मैच नहीं करता। सिल्वर और माइनर का रिलेशनशिप भी मैच नहीं। फूड और गौरमे रिलेशनशिप भी ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो रिलेशनशिप है एलिमेंट और उसका काम करने वाला, वो उस पर्सन का कॉम्बिनेशन है, तो है। इसी तरह कॉटन और क्लॉथ, ठीक है कि क्लॉथ कॉटन से बनाया जाता है, बट इट इज नॉट द रिलेशनशिप ऑफ पर्सन एंड द एलिमेंट। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन दिखाई देती है वो है क्ले एंड पॉटर, बिकॉज पॉटर इज द पर्सन हु वर्क्स विद क्ले, लाइक ब्लैकस्मिथ इज द पर्सन who works with iron। Number 2, fish and scales। Scales are bony scalp that covers and protects fish। तो आइए इसकी ऑप्शंस को देखिए। बुक एंड पेपर्स, स्नेक फैंग्स, बर्ड फेदर्स, कार व्हील्स एंड कैट क्लॉज। ऑल वर्ड्स आर वेरी सिंपल एंड इजी। बुक पेपर्स, बुक पेपर्स इनमें रिलेशनशिप है, बुक इज मेड अप ऑफ पेपर्स। स्नेक फैंग्स, स्नेक के वो शार्प टीथ है जिससे वो बाइट करता है। बर्ड्स एंड फेदर्स, फेदर्स कवर्ड बर्ड, फेदर्स भी बर्ड को कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। कार व्हील्स, व्हील्स कार को सपोर्ट करते हैं। एंड कैट क्लॉज, कैट के क्लॉज भी वैसा ही है जैसे कि व्हील्स इन कार। तो जब हम अपने फिश और स्केल्स के रिलेशनशिप को देखते हैं तो यहाँ जो करेक्ट रिलेशनशिप है वो बर्ड और फेदर्स का है। फेदर्स कवर्ड एंड प्रोटेक्ट बर्ड, जैसे बर्ड्स की बॉडी, फेदर्स भी बर्ड्स की बॉडी को वैसे ही प्रोटेक्ट करते हैं और कवर करते हैं, लाइक स्केल्स कवर्ड फिश। नंबर 3, नोज स्मेल। रिलेशनशिप ऑर्गन और उसके फंक्शन का है। आइए ऑप्शंस को देखें। टंग स्पीक, फुट हिट, हैंड फिंगर, टीथ चू, आई लिड। तो यहाँ कॉम्बिनेशंस को देखिए। टंग स्पीक, इट इज राइट दैट टंग हेल्प्स इन स्पीकिंग। फुट हिट, जी फुट से हिट किया जा सकता है, लेकिन फुट का जो बेसिक फंक्शन हिट करना नहीं है बल्कि चलना है। हैंड फिंगर, फिंगर इज द पार्ट ऑफ हैंड।
teeth chew. Yes, chew is the function of teeth. And eyelid. Lid is part of eye but it is not function of eye. हमें जो रिलेशनशिप दिखाई देते हैं वो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, टंग, स्पीक एंड टीथ च्यू। और अगर इनमें भी हमें चूज करना हो तो मोर करेक्ट, ज्यादा सुटेबल कौन सा होगा? और च्यू का रिलेशनशिप इज अप्रोप्रिएट, ये ज्यादा बेहतर है। टंग च्यू, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलेज एंड इमेजेस, ये हमें फर्स्ट लुक पे जो कॉलेज दिखाई देता है, इनफैक्ट दिस इज नॉट कॉलेज। कॉलेज के स्पेलिंग हुआ करते हैं COLLEGE, तो यहाँ EG नहीं है बल्कि ये कॉलेज नहीं बल्कि कोलेज है। कोलेज एंड इमेजेस, कोलेज और इमेजेस में क्या रिलेशनशिप है? इनफैक्ट कोलेज मीन टू कोलैबोरेट, कोलैबोरेट करना, कलेक्ट करना डिफरेंट थिंग्स जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करती। इफ वी कलेक्ट देम एंड वन थिंग इज मेड विद कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अगर मुख्तलिफ या अपोजिट डिफरेंट थिंग्स की कोलैबोरेशन से एक चीज बनाई जाए तो डेट इज कॉल्ड कोलेज। और इमेज किस तरह से बनाई जाती है कोलैबोरेशन से? इट इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है, डिफरेंट थिंग्स एंड टू प्रोड्यूस वन इमेज। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस आर्ट इज कॉल्ड कोलेज। ये ऑप्शंस को देखते हैं। सीमेंट बिल्डिंग, मेडली, songs, furniture, sofa, grains, tree, book, volumes. Cement is used in making buildings, it is right. Medley and songs, what is the meaning of medley? Medley mean musical composition using different instrument and different types of sounds, कि जो different sounds, music और instruments के थ्रू जो एक composition prepare की जाती है, that is called medley. Furniture and sofa, तो इनमें relationship यही है कि sofa can be part of furniture. Grains and tree, अब grains और tree में कोई relationship ऐसा दिखाई नहीं देता, यही हम सोच सकते हैं कि perhaps some grains are there that we may find on trees. And book and volumes, book and volumes का relationship भी यही है कि volumes can be consist of books. Image can be made, can be composed with the help of collage, and the same way songs can be composed with the help of medley. नंबर 5, स्केच आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में भी फंक्शन एक परफॉर्मर, एक काम करने वाले पर्सन और उसकी वर्किंग का है। आर्टिस्ट मेक स्केचेस, और स्केच वो हर सूरत में ही बनाएगा। किसी भी पेंटिंग या अपने किसी आर्टिस्टिक टास्क से पहले ही मस्ट हैव टू प्रिपेयर अ स्केच। ये ऑप्शंस को देखते हैं। सीक्रेट, कॉन्फिडेंट, सीक्रेट जो कि एक राज है और कॉन्फिडेंट भी राज को ही कहा जाता है। सेल एंड प्रिजनर, ये बहुत ही फेवरेट एक रिलेशनशिप है जो कि यूज किया जाता है गेट के तमाम टेस्ट में। प्रिजनर कैदी और सेल वो उसका स्मॉल रूम जिसमें वो रहता है। पैलेट एंड पेंटर, पैलेट वो एक थिन प्लेट को कहा जाता है जिसमें कि पेंटर, पेंट करने वाले अपने कलर्स को रखते हैं और पेंट करने वाला आर्टिस्ट। ड्राफ्ट एंड राइटर, ड्राफ्ट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ राइटिंग, एक राइटिंग आउटलाइन। ड्राफ्ट उस राइटिंग को कहा जाता है जो कि एक राइटिंग आउटलाइन एक राइटर प्रिपेयर करता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टास्क, बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग। दैट आउटलाइन इज कॉल्ड ड्राफ्ट ऑफ हिज राइटिंग। एंड देन लॉयर एंड कोर्ट रूम, तो कोर्ट रूम कैन बी कॉल्ड द वर्किंग प्लेस ऑफ लॉयर। हमें जो रिलेशनशिप दिखाई देता है वो पैलेट, पेंटर और ड्राफ्ट और राइट। तो पैलेट और पेंटर के अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो पैलेट वो प्लेट है जिसमें वो कलर रखता है, बट इट इज नॉट द टास्क और वर्क ऑफ द पेंटर, ये पेंटर का इनिशियल वर्क नहीं है। बट ड्राफ्ट और राइटर को अगर देखा जाए तो ड्राफ्ट इज द वर्क ऑफ राइटर, ये राइटर के काम का आगाज है। बिल्कुल इसी तरह जैसे स्केच इज द प्रेपरेटरी वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, लाइक द स्केच ऑफ द आर्टिस्ट। तो ड्राफ्ट एंड राइटर, इट इज द option D. Question number 6, knife and cut mean instrument and function. Options देखिए, winter, summer, sword sharp, run fast, drill hole. Winter summer relationship of opposite, sword sharp relationship of quality, run fast ये एक relationship है एक performance और उसकी quality में, जबकि drill hole relationship of instrument and its function, जैसे cut is the function of knife, to make hole is the function of drill. That's why option D is the correct option, drill and hole. Question number 7, fish, trout. Trout is the kind of fish है, तो आइए ऑप्शंस देखें। हेयर ब्लैक, बर्ड एवरी, टाइगर कार्निवोर एंड मैमल काउ। हेयर ब्लैक हो सकते हैं। रिलेशनशिप एक आइटम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक का है। बर्ड एंड आइवरी, आइवरी क्या चीज है? आइवरी एक लार्ज कन्फाइनमेंट है, एक केज जो हम उसे कहते हैं पिंजरा जो एक बहुत छोटा सा है, बट एक लार्ज कन्फाइनमेंट, एक बड़ी कन्फाइनमेंट जिसमें ज्यादा बर्ड्स को एक बड़ी प्लेस पे रखा जाए, इज कॉल्ड आइवरी।
टाइगर कॉर्निवोर्स, टाइगर कॉर्निवोर्स, कार्निवोर्स मीन मीट ईटर्स, गोश्तखोर जानवरों को गोश्त खाने वाले या दूसरे एनिमल्स को किल करने वाले, दे आर कॉल्ड कॉर्निवोर्स। तो टाइगर कॉर्निवोर्स है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन या इनका रिलेशनशिप टाइगर और कॉर्निवोर्स का हो सकता है, जैसे कि फिश और ट्राउट में। ऑप्शन डी को देखिए, मैमल एंड काउ। मैमल इज ऑल्सो क्लास ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की एक क्लास है मैमल, एंड काउ इज अ पार्ट ऑफ दैट क्लास। अब यहाँ टाइगर कार्निवोर्स एंड मैमल काउ को अगर आप मजीद गौर से देखें तो आप ये देखेंगे हमें जो रिलेशनशिप दिया गया है फिश ट्राउट, मीन के क्लास पहले है और उसकी काइंड बाद में है। अगर हम टाइगर और कॉर्निवोर्स को देखें तो यहाँ टाइगर पहले और क्लास बाद में लिखी गई है। ये सीक्वेंस ठीक नहीं है, ये सीक्वेंस गलत है। यहाँ इस बारीकी को देखें, जबकि ऑप्शन डी में मैमल और काउ क्लास को पहले रखा गया है और काउ ही के उसका पार्ट उसके बाद में बताया गया है, जैसा कि फिश और ट्राउट में था। तो डेट्स वाई ये रीजन होगी, हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मैमल काउ। क्वेश्चन नंबर 8, गिल फिन बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अ फिश। ये दोनों गिल और फिन पार्ट हैं एक ही चीज के, फिश के। आगे ऑप्शंस देखते हैं। कॉकरोच, एंटेना, ठीक है, एंटेना आर पार्ट ऑफ कॉकरोच। इंस्ट्रूमेंट एंड पेंसिल, इनमें क्या रिलेशनशिप है? आई कुडंट अंडरस्टैंड के क्या रिलेशनशिप है इंस्ट्रूमेंट एंड पेंसिल में। पेंसिल कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, बोथ आर द पार्ट्स ऑफ वन थिंग, ये दोनों ही कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। एंड ऑप्शन डी, ब्रेड बटर, वी कैन से दैट दीज आर टू आइटम्स यूज्ड टुगेदर। ब्रेड बटर इडियोमेटिकली भी यूज किया जाता है या इन दोनों चीजों को इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इनको थोड़ा सा और अगर हम गहराई से देखते हैं, दे आर टू सेपरेट थिंग्स, दे आर कंप्लीट आइटम्स, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह कंप्लीट आइटम्स हैं। ये दोनों आइटम किसी एक बड़ी चीज के पार्ट्स नहीं हैं। कॉकरोच और एंटीना के रिलेशनशिप में भी एंटीना इज पार्ट ऑफ कॉकरोच, ये उसके बॉडी पार्ट्स का एक हिस्सा है। बट कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, कॉकरोच खुद से एक इंसेक्ट है, ये किसी चीज का पार्ट नहीं है। जबकि हमारे पास जो गिवन है वो गिल एंड फिन बोथ आर द पार्ट्स, इनमें से कुछ भी इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट, बोथ आर द पार्ट ऑफ वन थिंग, फिश। तो यहाँ हमें जो रिलेशनशिप दिखाई देता है वो है हार्ड डिस्क एंड कीबोर्ड, के दीज टू थिंग्स, दीज टू आइटम्स आर पार्ट ऑफ वन थिंग कंप्यूटर, के ये दोनों पार्ट्स हैं एक चीज के कंप्यूटर। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 9, काउंसलर एडवाइस। काउंसलर यहाँ यूनियन काउंसलर नहीं है, बल्कि काउंसलर मीन वो काउंसलिंग करने वाला, मशवरा देने वाला, रहनुमाई करने वाला। काउंसलर एडवाइस, काउंसलर होगा यानी कि उसका काम ही मशवरा देने का है, तो डेफिनेटली वो एडवाइस करेगा, वो मशवरा देगा। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पैट्रन, स्पोर्ट, ऑनेस्टी, चैरिटी, बैंक, बैंकर। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, बोथ आर आर्टिस्ट, दो म्यूजिशियन को भी हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। पैट्रन, स्पोर्ट, पैट्रन जो कि जिसे हम सरप्रस्त कह सकते हैं, पैट्रन है तो वो स्पोर्ट्स, जी हाँ वो हमारी सपोर्ट करेगा। ऑनेस्टी, चैरिटी, ऑनेस्टी और चैरिटी का क्या रिलेशनशिप है, यानी कि ऑनेस्टी ईमानदारी और चैरिटी बोथ आर पार्ट्स ऑफ गुड डीड्स, अच्छे काम है दोनों ही। बैंक और बैंकर, बैंक है और बैंकर है, बैंकर मीन पर्सन है और बैंक एक इदारा है। तो हमारा रिलेशनशिप है यहाँ काउंसलर और एडवाइस का, कि काउंसलर एडवाइस देगा, पैट्रन सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। सरप्रस्त है तो उसका काम है, डेफिनेटली उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि पैट्रन शुड सपोर्ट, लाइक काउंसलर शुड एडवाइस, इसी तरह से पैट्रन शुड सपोर्ट एक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पैट्रन सपोर्ट। तो ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस। In many cases, the formerly dash origins of disease have now been identified through modern scientific techniques. ऐसे ओरियन थे कुछ बीमारियों के जिन्हें कि अब आइडेंटिफाई किया जा चुका है, यानी कि अब उन्हें आइडेंटिफाई, उन्हीं की शिनाख्त कर ली गई है थ्रू मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, नई साइंटिफिक टेक्निक्स से। आइए देखते हैं वो कौन से, किस डिजीज के कैसे ओरियन वो हो सकते हैं। ए, इंसाइटफुल, इंसाइटफुल मीन डीप अंडरस्टैंडिंग। अब देखें डीप अंडरस्टैंडिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि हमें आइडिया ये मिलता है कि अब उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, इसका मतलब है कि पहले उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बी, मिस्टीरियस, जी मिस्टीरियस हो सकती है। क्रूअल ओरियन, जी क्रूअल भी हो सकते हैं। नोटेबल ओरियन, ये भी हो सकते हैं। यूजफुल ओरियन, ये नहीं हो सकते। वी कैन से दैट मिस्टीरियस इज द मोस्ट सूटेबल, तो हमें मिस्टीरियस सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ होगा कि फॉर्मली मिस्टीरियस ओरियन, मिस्टीरियस मीन के पुरस्कार, जो कि समझ में नहीं आने वाले, जो कि पहले क्लियर नहीं थे, अब उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है साइंटिफिक टेक्निक से। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मिस्टीरियस ओरिजिन्स ऑफ डिजीजेस। 11, freeing embedded fossils from rocks has become less dash paleontologists who have now tiny vibrating drills with great speed and delicacy.
तो अब यहाँ वो कह रहे हैं कि टाइनी वाइब्रेटिंग ड्रिल्स, बहुत छोटी वाइब्रेटिंग ड्रिल्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड और बहुत डेलिकेसी से काम करती हैं, यानी कि अब उनकी स्पीड ज़्यादा है और उनके कामों में डेलिकेसी यानी कि एक्यूरेसी या नफासत ज़्यादा है। पैलेंटोलॉजिस्ट उन पर्सन को कहा जाता है जो कि फाइंड आउट करते हैं एंशिएंट लाइफ को ज़मीन में दबी हुई उन स्ट्रक्चर की हेल्प से कि पहले यहाँ कौन से जानवर थे, डायनासोर थे, किस दौर में यहाँ क्या था। एंड द फॉसिल्स आर द रिमेन्स, वो हड्डियाँ वो बाकियात जो कि दफन है ज़मीन में, डेड हैड बीन बरीड डीप इन अर्थ, जो कि जमीन में बहुत गहराई में दफन हो चुकी हैं। उन्हें अब रॉक्स का जिक्र किया कि फ्रीइंग का मतलब अलग करना, उन्हें अलग किया जाता है। एम्बेडेड जो कि उसमें दफन फ्रॉम रॉक्स, रॉक्स मीन चट्टानों में, पहाड़ों में दफन शुदा उन बाकियात को अलग किया जाता है। हैज़ बिकम लेस, अब वो हैज़ बिकम लेस मीन के वो लेस हो चुका है। अब वो क्या लेस हो चुका है, आइए ऑप्शंस को देखें। लेस एक्सप्लोरेटरी यानी कि उनको एक्सप्लोर करना कम हो गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। कंक्लूसिव, लेस कंक्लूसिव, क्या वो कम कंक्लूसिव हो गया है, ऐसा भी नहीं है। लेस टेडियस, टेडियस का मतलब है बहुत ही हार्ड, बहुत मुश्किल, वेरी टफ, तो क्या ये लेस टेडियस हो गया है कि ये अब पहले से कम मुश्किल हो गया है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ऑप्शन डी रिस्पेक्टेड, के लेस रिस्पेक्टेड है, ये भी नहीं होगा। और लेस डिमांडिंग भी नहीं होगा। ये सब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लेस टेडियस, के अब ये कम मुश्किल होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेस टेडियस। Question number 12. In many parts of East Africa, wild animals were so dash that it was almost impossible for a photographer to get close enough to film them. कि एक वक्त ऐसा था कि ईस्ट अफ्रीका में वाइल्ड एनिमल वर सो डैश, वो इतने ज़्यादा कुछ करीब जाना और कैप्चर करना, उनकी फिल्म कोई वीडियो वगैरह प्रिपेयर करना, इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट। तो देखते हैं क्या है। वर सो रेयर, क्या ये बहुत कम थे। वर सो लार्ज, कि वो बहुत बड़े थे। वर सो वेरी, वेरी मीन दे वर वेरी मच वॉचफुल, क्लेवर एंड शार्प। वॉचफुल एंड कीन, कॉशियस, वेरी मच कॉशियस, के क्या वो बेहद कॉशियस थे। ऑप्शन डी न्यूमरस काइंड्स के थे, या फिर अनसाइटली, ऑप्शन ए रेयर मीन के बहुत कम, दूर दूर हुआ करते थे। अगर वो दूर दूर हैं, बहुत रेयर हैं, तो उनको उनके करीब जाने या उनकी फोटोग्राफी वीडियो में कोई मसला नहीं होती है। लार्ज, अगर वो बहुत बड़े हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी उनके करीब जाने या उनकी वीडियो प्रिपेयर करने में कोई मसला नहीं होगा। वेरी, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हैं, इतने ज़्यादा कीन हैं, वॉचफुल रहते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती। डी न्यूमरस होने में भी, अगर वो न्यूमरस, अनसाइटली एक तो अफ्रीकन एनिमल्स की बात की गई है, तो एनिमल्स आर नॉट अनसाइटली, तो डेट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक ही सूरत में प्रॉब्लम होगी, अगर वो वेरी हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं, ओवर कॉशियस हैं। Question number 13. The unflattering reviews that his latest recording received were dashed by his fans who believed that everything he performed is a triumph of artistic dash. There are two blanks are here and options are given in pairs. जब भी हमारे पास sentence completion के questions में दो options हैं, तो हमें pairs की forms में options are given and we have to choose the option, then both words should be suitable in both of these blanks, के दोनों words को इन blanks में suitable होना चाहिए। आइए देखते हैं। अनफ्लैटरिंग मीन ये रिव्यूज हैं, यानी कि रिव्यू दिए गए हैं बट दे आर अनफ्लैटरिंग। अनफ्लैटरिंग का मतलब होगा कि इनमें कोई खुशामद, कोई चापलूसी नहीं की गई। डेट इज लेटेस्ट रिकॉर्डिंग, कि उसकी जो आपकी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग थी, रिसीव्ड वर डैश बाय हिज फैंस, कि उसके फैंस ने उसको किस तरह से रिसीव किया। बिलीव दैट एवरीथिंग ही परफॉर्म्ड इज अ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मीन के फतह ऑफ आर्टिस्टिक डैश, के उसकी जो परफॉर्मेंस है आर्टिस्टिक डैश, उसकी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस की एक ट्रायम्फ होती है। तो आइए देखें। डिसमिस्ड क्रिएटिविटी, अब वर्ड डिसमिस्ड हो सकता है कि उसके फैंस ने, क्योंकि ये अनफ्लैटरिंग थी, इसमें कोई खुशामद नहीं थी, तो डिसमिस किया जा सकता है। और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी भी हो सकती है, ये सब वर्ड भी सूटेबल है यहाँ आर्टिस्टिक के हिसाब से, क्योंकि आर्टिस्ट का काम ही एक क्रिएटिविटी है। ऑप्शन बी हेल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, के उस फैन जो थे उस पर बरस पड़े। और आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या आर्टिस्टिक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सप्रेस्ड, कि क्या उसके फैंस ने उसे सप्रेस किया गया। सेल्फ प्रमोशन, आर्टिस्टिक सेल्फ प्रमोशन, तो आर्टिस्टिक सेल्फ प्रमोशन भी, ये जो सेकंड वर्ड फॉर द सेकंड ब्लैंक, इट इज नॉट सूटेबल हेयर, ये भी सूटेबल नहीं है। एक्सेप्टेड बाय हिज फैंस,
ऑप्शन डी एक्सेप्टेड एंड जीनियस, के अगर हम फर्स्ट ब्लैंक में देखें एक्सेप्टेड बाय उसके फैंस ने एक्सेप्ट उसे किया, एंड आर्टिस्टिक जीनियस, ये आर्टिस्टिक जीनियस हो सकता है, ऑप्शन डी भी करेक्ट हो सकती है। ऑप्शन ई रिग्रेटेड एंड प्रीटेंशन, के उसके जो फैंस थे रिग्रेटेड, के उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी हुई, और वो ट्रायम्फ ऑफ आर्टिस्टिक प्रीटेंशन, क्या ये आर्टिस्टिक प्रीटेंशन थी, वो बिलीव करते थे कि उसका जो हर परफॉर्मेंस है वो ट्रायम्फ ऑफ आर्टिस्टिक प्रीटेंशन। तो ये सेकंड वर्ड प्रीटेंशन इट इज नॉट सुटेबल हियर बिकॉज देयर इज नो आर्टिस्टिक प्रीटेंशन, आर्टिस्टिक प्रीटेंशन डज नॉट मेक सेंस। यहाँ जो हमें करेक्ट ऑप्शन दिखाई देती हैं वो है ऑप्शन ए डिसमिस्ड बाय हिज फैंस, के चूंकि ये अनफ्लैटरिंग रिव्यूज थे और उसके फैंस ने उसकी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग को डिसमिस किया क्योंकि वो बिलीव करते थे कि उनकी परफॉर्मेंस में आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की एक ट्रायम्फ होनी चाहिए। क्रिएटिविटी इज अप्रोप्रिएट एंड डिसमिस इज सुटेबल हियर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डिसमिस creativity. Next one, many people find Ustad Salamat's music not only entertaining but also dash. Listening to it helps them to dash the tension of a tiring day. उस्ताद सलामत का म्यूजिक ना सिर्फ वो इंटरटेनिंग है बट ऑल्सो डैश, बल्कि कुछ और भी है। लिसनिंग टू इट हेल्प्स, के इसको सुनना हेल्प करता है टू डैश द टेंशन ऑफ अ टायरिंग डे, के टायरिंग डे थका देने वाले दिन की टेंशन को वो क्या करता है। तो हमें एक आइडिया तो यही मिलता है कि क्योंकि वो ना सिर्फ इंटरटेनिंग है बल्कि कुछ और भी। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए सूदिंग एंड हाइटन, सूदिंग का वर्ड बिल्कुल ठीक है कि ना सिर्फ ये एंटरटेन करता है बल्कि सूदिंग भी है, बट सेकंड वर्ड हाइटन, क्या वो उनकी टेंशन को ज्यादा करेगा, मजीद उसको बढ़ा देगा, तो ये सेकंड वर्ड सुटेबल नहीं है। ऑप्शन बी थेराप्यूटिक एंड एलिविएट, जी अगर वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक थेरेपी का काम भी करता है तो ये सुटेबल हो सकता है। एंड सेकंड वर्ड एलिविएट, और कान जो है वो भी एलिवेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो सेकंड वर्ड भी सुटेबल है। और स्वीट एंड अंडरस्कोर, के ना सिर्फ इंटरटेन करता है बल्कि बहुत स्वीट है, और अंडरस्कोर उनकी टेंशन को कुछ अंडरस्कोर करता है, ये भी ठीक हो सकता है। ऑप्शन डी एग्जॉस्टिंग, के ना सिर्फ इंटरटेन करता है बल्कि उन्हें एग्जॉस्ट करता है, तो ये ठीक नहीं है। और रिलीव, और टेंशन को रिलीव करता है, जी टेंशन को रिलीव करता है, सेकंड वर्ड सुटेबल हो सकता है, फर्स्ट वर्ड इज नॉट सुटेबल हियर। ऑप्शन बी इंटरेस्टिंग एंड एक्टिवेट, ये इंटरटेनिंग के होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है और उनकी टेंशन को एक्टिवेट करता है, टेंशन को और ज्यादा एक्टिव बना देता है, तो सेकंड वर्ड इज नॉट सुटेबल हियर। द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन बी थेराप्यूटिक एंड एलिवेट, के वो ना सिर्फ इंटरटेनिंग करता है बट इट ऑल्सो वर्क्स एज अ थेरेपी एंड इट एलिवेट्स द टेंशन ऑफ अ टायरिंग डे, और उनकी एक थकान को भी वो एलिवेट करता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, थेराप्यूटिक एंड एलिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, misrepresentative graphs and drawings dash the real data and encourage readers to accept dash argument. हम डेटा और कैलकुलेशंस को प्रेजेंट किया जाता है ग्राफ्स की फॉर्म में। दीज आर ग्राफ्स इन फैक्ट आर द रिप्रेजेंटर्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कैलकुलेशंस कुछ डेटा, और नहीं है ग्राफ्स को जो शो किया गया है। एंड ड्राइंग्स आर आल्सो सर्व द पर्पस लाइक ग्राफ्स, के कुछ स्केचेस दिखाए गए हैं, कुछ मॉडल्स दिखाए गए हैं ड्राइंग की फॉर्म में। डैश द रियल डाटा एंड इनकरेज रीडर्स टू एक्सेप्ट डैश आर्गुमेंट। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑब्सक्योर, लेजिटिमेट, ऑब्सक्योर मीन के उसको गैर वाजे कर देती हैं, धुंधला कर देती हैं, ये फर्स्ट वर्ड ठीक है। लेजिटिमेट आर्गुमेंट, ये भी ठीक है। डिस्टोर्ट स्पोरियस, जी हाँ ये रियल डाटा को डिस्टोर्ट यानी कि डिस्टोर्ट कर सकती हैं, उसको मस्क करेंगी, खराब करेंगी। और स्पूरियस कहा जाता है द थिंग दैट इज नॉट ऑथेंटिक, नॉट रियल, नॉट ट्रू, जो कि सच ना हो, हकीकत ना हो, फैक्ट ना हो। तो अगर रियल डाटा डिस्टोर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली रीडर जिस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा वो ऑथेंटिक नहीं होगा, रियल नहीं होगा या ट्रू नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो सकती है। ऑप्शन सी इलस्ट्रेट एंड कंट्रोवर्शियल, कि ये रियल डाटा को इलस्ट्रेट करती हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकती। और कंट्रोवर्शियल आर्गुमेंट, ये सेकंड वर्ड ठीक हो सकता है बट फर्स्ट वर्ड इज नॉट सुटेबल। कॉम्प्लीमेंट एंड अनरिजॉल्व, कि कॉम्प्लीमेंट द रियल आइडिया, क्या वो रियल आइडिया पे कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट करते हैं, ये उस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। एंड अनरिजॉल्व आर्गुमेंट, तो अनरिजॉल्व आर्गुमेंट, ये दोनों वर्ड सुटेबल नहीं है, आर्गुमेंट अनरिजॉल्व नहीं होंगे। रिप्लेस एंड एस्टीम, क्या वो रियल डाटा को रिप्लेस कर देंगे, जी रिप्लेस कर सकते हैं। और एस्टीम्ड आर्गुमेंट, और इसकी बजाय ऐसा आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट करेंगे जो कि एस्टीम्ड आर्गुमेंट होगा, जिसको कि एस्टीम दे दी गई है और ये एस्टीम रियल नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेटिव से हमें यही आइडिया मिलता है कि डाटा, रियल डाटा इज डिस्टोर्टेड, कि रियल डाटा डेफिनेटली डिस्टोर्ट हो जाएगा, वो अपनी असल शक्ल में नहीं रहेगा। और फिर वो कैसे आर्गुमेंट को, ऐसे आर्गुमेंट को
एक्सेप्ट कर लेंगे दैट इज नॉट ट्रू एंड दैट इज नॉट ऑथेंटिक. स्पीरियस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्टोर्ट एंड स्पीरियस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.